तो कल हम लोगों ने प्रॉमिसरी नोट चालू किया था। कल हम लोगों ने प्रॉमिसरी नोट काफी कुछ कर लिया था। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी। सबसे पहले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं, अपन ने वो देख लिए थे। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कर लिया था। प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन कर ली थी। 6-7 तरीके के मैंने आपको प्रॉमिसरी नोट्स कौन से होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए कौन सा प्रॉमिसरी नोट है कौन सा नहीं है ये करवाया था। ठीक है, आइए आज चालू करते हैं पार्टीज टू दी प्रॉमिसरी नोट। देखो, जो प्रॉमिसरी नोट को बनाता है, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करता है उसको बोलते हैं ड्रॉवर। ठीक है, उसको बोलते हैं ड्रॉवर, क्योंकि वो ड्रॉ कर रहा है, उसको बना रहा है। ठीक है, या फिर उसको मेकर भी बोल दो। मैं प्रॉमिसरी नोट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, बिल ऑफ एक्सचेंज के रेस्पेक्ट में अलग तरीके से करूंगा। प्रॉमिसरी नोट में जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है, जो प्रॉमिस करता है, उसको बोलते हैं ड्रॉर या मेकर या प्रॉमिसर, क्योंकि वो प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है, पैसे देने का। जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है वो हो जाएगा ड्रॉई। जिसके ऊपर जिसके लिए प्रॉमिसरी नोट बनाया गया है वो हो जाएगा ड्रॉई या पेई, जिसको पेमेंट किया जा रहा है। पेयर भी बोल सकते हो आप इसको, और इधर पेई बोल सकते हो। ठीक है, तो ड्रॉर, मेकर, प्रॉमिसर या पेयर, ड्रॉई और पेई। ठीक है सर। अब आप आपस के कंटेक्स्ट में देखो कि मिस्टर एक्स ने ड्रॉ किया मिस्टर वाई के लिए। क्यों? क्योंकि मिस्टर वाई ने कुछ वैल्यू सप्लाई करी। मान लो कोई गुड्स सप्लाई किए, ठीक है, तो इन्होंने गुड्स सप्लाई किए उधार पे, इसने प्रॉमिसरी नोट बना के दे दिया वापस रिटर्न में कि मैं आपको 3 महीने बाद पैसा दे दूंगा 10,000 रुपए, डेफिनेट सम ऑफ मनी। ठीक है सर, फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ओके, तो सर आपस में एक दूसरे के कंटेक्स्ट में देखो तो इस आदमी के लिए जिसने माल सप्लाई किया है ये हो जाएगा डेटर। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये आदमी डेटर हो जाएगा। और इस आदमी के कंटेक्स्ट में ये आदमी क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा ना। अकाउंट्स पढ़े हुए हो ना आप लोग, कॉमर्स के स्टूडेंट हो। क्रेडिटर कौन? जिनको अपने को पैसा देना है। डेटर कौन? जिनसे अपने को पैसा मिलता है। तो इसके कंटेक्स्ट में ये आदमी डेटर हो गया, और इसके कंटेक्स्ट में ये आदमी, इसको पैसा देना है ना 3 महीने बाद, तो ये क्रेडिटर हो जाएगा। क्या ये टर्म समझ में आ गए? किसी भी नाम से अपने को स्ट्रांग रहना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो सर हुआ द पार्टीज टू द प्रॉमिसरी नोट कि सर ड्रॉर समझा दिया, मेकर समझा दिया, डेटर समझा दिया, पेयर समझा दिया, ड्रॉई, पेई, क्रेडिटर समझा दिया। ही इज द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये उसको होल्ड विद कर रहा है। इसने, ड्रॉई ने सप्लाई किए गुड्स और सर्विसेज इधर, और इसने प्रॉमिसरी नोट इशू किया। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई नहीं है। आइए तो एक बार इसको पढ़ते हैं, मेकर और पेई को। पढ़ भाई। दक्ष अग्रवाल आया? दक्ष अग्रवाल कहाँ गायब है? सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? क्या बात है, आज रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कनव भैया, लेट कैसे आए आप? लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा था। अच्छा, ठीक है। देवांश हमारे लिए पढ़ भाई, मेकर और पेई को। Parties to promissory note. Maker. The person who makes the promise to pay is called the maker. He is the debtor and must sign the instrument. ठीक है, ही इज द डेटर, उसको पैसा देना है, एंड ही मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट। सर प्रॉमिसरी नोट जब तक साइन नहीं होगा, आई प्रॉमिस टू पे लिख तो दिया लेकिन नीचे साइन नहीं किया, तो फिर वो कहेगा प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, तो ही मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट। एंड हु इज द पेई? पढ़ भाई। A payee pays the person to whom the amount on the note is payable. 10,000 रुपए जो लिखे हुए हैं ना, ये वो पर्सन है जिसको अमाउंट पे किया जाएगा। ठीक है, अब सर मैंने आपको बताया है कि सर बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं।
तो सर जिस हो सकता है, देखो मैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के हिसाब से बात कर रहा हूं कि सर बेयरर तो जो भी लेके आए, तो मान लो यहाँ पर नाम लिखा गया है ऊपर वाले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, आई प्रॉमिस टू पे श्री रमेश, सो रमेश इज द पे, ठीक है। रमेश जी ने सुरेश जी को ये अपना करके साइन करके दे दिया, तो सुरेश विल बिकम द पे, ठीक है। जिसको पेमेंट किया जा रहा है तो वो होल्डर हो जाएगा, उसको दे दिया गया है बेरर इंस्ट्रूमेंट की तरह। अभी आरबीआई एक्ट इधर भी घोचे करेगा आगे, आज या कल के लेक्चर में आपको पता पड़ जाएगा। आरबीआई एक्ट कहता है कि प्रॉमिसरी नोट बेयरर इंस्ट्रूमेंट जैसे इशू ही नहीं किया जा सकता। जैसे उसने एक जगह और घोचा किया था ना, कहाँ पर, कि प्रॉमिसरी उसने कहा था कि ये अपने करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स जो होते हैं वो भले ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की सारी उनमें पूरी हो रही है, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर वो प्रॉमिसरी नोट्स नहीं कहलाएंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के दायरे में नहीं आएंगे। तो फिर ठीक है, भले एनआई एक्ट 1881 में बोलता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाले सारी चीजें प्रॉमिसरी नोट होंगी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होंगे, पर आरबीआई एक्ट ने मना कर दिया ये नहीं होंगे। उसी तरीके से आरबीआई एक्ट अभी भविष्य में आपको एक चीज और बताएगा कि सर क्या क्या बियरर इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं और क्या क्या नहीं हो सकते हैं, यहाँ पर भी वो थोड़ा सा अपना इंटरफेरेंस करेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, तो चिंता की कोई बात नहीं। तो सर हमने पार्टीज टू दी प्रॉमिसरी नोट पढ़ लिया। आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट, जैसे अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किया था वैसे अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट करना स्टार्ट करते हैं। जो जो वीडियो ऑन कर सकते हैं वो कर लीजिए, प्रिशा, रिचा, श्रेया, सुहान गोयल, श्रेया कर्नावट, एंसल कर्नव, जो जो वीडियो ऑन कर सकते हैं वो कर लीजिए। असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट पढ़ भाई, देवांश। Essential characteristics of a promissory note. A. In writing, an oral promise to pay is not sufficient. ठीक है सर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या प्रोमिसरी नोट हमेशा राइटिंग में ही होना चाहिए। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, तो कुछ समझने का नहीं है। सेकंड, देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज इनसफिशिएंट। ये बहुत बड़ी बात है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखो एक तो होता है जैसे कनव ने देवांश से कुछ माल लिया हुआ है और कनव, या कोई उधार लिया हुआ है और कनव इधर इसको पेमेंट करना है, ठीक है। यदि ये एक बात तो लिखता है, आई प्रॉमिस टू पे देवांश, आई प्रॉमिस टू पे देवांश अ सम ऑफ ₹10,000 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये तो डेफिनेटली एक प्रॉमिस हुआ पेमेंट करने का। लेकिन कनव केवल ऐसा लिख के देता है, आई एक्नॉलेज टू बी इंडेप्टेड टू देवांश, आई एक्नॉलेज टू बी इंडेप्टेड टू देवांश फॉर अ सम ऑफ ₹10,000। तो क्या यहाँ पर इसने कोई पेमेंट की बात करी है क्या, कि आई प्रॉमिस टू पे यू? नहीं सर, ये केवल एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ तेरे तेरे से मैंने 10,000 रुपए का उधार लिया। तो पहला तो प्रॉमिसरी नोट है, दूसरा वाला प्रॉमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेस प्रॉमिस है ही नहीं पेमेंट करने का। क्या दोनों में फर्क समझ में आया? यस सर। तीसरा, कि सर कनव देवांश को ऐसे लिख के देता है, आई एक्नॉलेज, मैं एक्नॉलेज करता है, आई एक्नॉलेज टू बी इंडेप्टेड टू देवांश फॉर अ सम ऑफ ₹10,000 एंड आई प्रॉमिस, एंड आई प्रॉमिस टू पे इट विद इन 3 months फ्रॉम द अबव डेट, ठीक है। दोनों बातें लिख दी कि मैं एक्नॉलेज भी हूं और करता हूं कि 10,000 रुपए लिए मैं, और मैं उसे पेमेंट करने की वो भी करता हूं। तो फिर अब ये प्रॉमिसरी नोट है क्या? हाँ सर, इसलिए क्योंकि जो हमें चाहिए था वो मिल गया। क्या चाहिए था? कि वो प्रॉमिस कर रहा है, देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज इनसफिशिएंट। क्या ये समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। तो कल मैंने आपको 7-8 वेराइटी कराई थी ना, कौन सा प्रॉमिसरी नोट है और कौन सा प्रॉमिसरी नोट नहीं है, उसमें एक 9th वेराइटी और जोड़ लो। क्या? एक वेराइटी और जोड़ लो, आई एक्नॉलेज टू बी इंडेप्टेड टू यू, ठीक है, फॉर अ सम ऑफ ₹10,000। ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है, ये है, ये है, ठीक है। ये वाली वैरायटी या ये वाली वैरायटी दोनों मेंशन कर लेना वहां पर, ताकि सारी एक जगह आ जाएं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 पढ़ भाई फटाफट। Example 1.
I acknowledge myself to be indebted to B in rupees 1000 to be paid on demand for value received. Valid promissory note as the promise to pay is definite. यहाँ प्रॉमिस हो रहा है इसलिए ये बिल्कुल प्रॉमिसरी नोट है, जबकि सेकंड में क्या है, मिस्टर बी IOU, ये एक्चुअल में OWE वाला ओ है कि मैं आपको ओन करता हूँ ₹1000। क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है? नहीं सर, दिस इज एन इनवैलिड प्रॉमिसरी नोट एज देयर इज नो प्रॉमिस टू पे, इट इज जस्ट एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। ठीक है, तो दूसरा वाला नहीं है, इट्स एन एक्नॉलेजमेंट, पहला वाला है। एक्नॉलेजमेंट के साथ में पेमेंट करने का वादा भी किया गया। अब आपके दिमाग के लट्टू लगने चाहिए थे, लट्टू मीन्स बत्ती। क्यों बत्ती लगनी चाहिए थी आंसर बता, एग्जाम्पल नंबर 1 को पढ़ के बता, क्यों दिमाग की बत्ती लगनी चाहिए थी, जल्दी बता आंसर। सर क्योंकि एक्नॉलेज वर्ड यूज किया है। नहीं, लैंग्वेज मैटर करता है ना सर। क्या मैटर करता है? सर लैंग्वेज प्रोमिसरी नोट का, हाँ, तो यहाँ क्योंकि एक्नॉलेज तो नहीं किया ही है, उसके साथ में पेमेंट करने का वादा भी तो भी किया है, टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू। तो, हम्म। हाँ सर। अरे क्या हाँ, लट्टू क्यों लगने चाहिए? मतलब समय समझा नहीं। दिमाग की बत्ती लगनी चाहिए, इसमें कुछ एक नई चीज और आई है। एक्नॉलेजमेंट बता दिया मैंने, टू बी पेड करने में पे भी करूंगा उसको, पेमेंट करने की बात भी करी गई है। या नई बात क्या आ रही है, सब जने समझो, टू बी पेड ऑन डिमांड। जब भी वो मांगेगा, यहां पर ये नहीं बोला कि 3 महीने बाद 2 महीने बाद, यहां पर ये बोला जब भी वो मांगेगा तब दूंगा। ये एक नई बात आई है। ठीक है, तो तुम लोग एक और बात समझो। अभी तक मैंने समझा था कि सर एक तो होते हैं बेयरर इंस्ट्रूमेंट, एक होते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। यस सर, बियरर तो जो भी लेके जाएगा उसको पैसा दे दिया जाएगा, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जिसका भी नाम लिखा हुआ है उस आदमी को या उसने जिसको बोला है उसको पेमेंट किया जाएगा। ठीक है सर, क्या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बियरर इंस्ट्रूमेंट्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं कि सर एक्स ने वाई को दिया, वाई ने जेड का नाम लिखा, जेड ने लास्ट में जस्ट साइन करके छोड़ दिया, नाम किसी का नहीं लिखा, तो ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या किस में कन्वर्ट हो गया सर? बियरर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है सर, बियरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट अपन ने पढ़ लिए थे। सर बियरर इंस्ट्रूमेंट सिंपली बाय डिलीवरी एक आदमी से दूसरे आदमी को वैलिडली दे दिए जाते हैं। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से दिए जाते हैं, एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से दिए जाते हैं। यानी कि एक्स को यदि वाई को देना है तो उस इंस्ट्रूमेंट के पीछे वाई का नाम लिख के साइन करके इसको एंडोर्स करके और डिलीवर करेगा, तब वो वाई के पास में ट्रांसफर होगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है सर, तो ये दो चीजें बताई। अब तीसरी चीज देखो कि सर कुछ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पेएबल ऑन डिमांड, और कुछ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं विच आर पेएबल विदाउट डिमांड। बिना डिमांड के उनको पेमेंट करना पड़ता है, बिना डिमांड के। एक तो मांगने पे करना होता है, एक बिना मांगे करना होता है, ध्यान से समझो। हाँ भाई, जश शाह, यस सर। पिताजी के पास पैसे ज्यादा आ गए हैं क्या? नहीं सर। तो फिर दो दो जगह से इंटरनेट क्यों यूज कर रहा है? दो दो जगह? दो दो लॉगिन कैसे कर रखे हैं? सर मैंने तो एक ही किया है। तो तेरे नाम से फिर दो दो जने कैसे दिख रहे हैं? आई डोंट नो। चलिए, अपन समझते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड एंड पेएबल विदाउट डिमांड। या फिर तूने अपना लॉगिन आईडी किसी को दे दिया है, कोई और फ्री में पढ़ रहा है मेरे से? ठीक है जश शाह, चलो। सर नहीं। अच्छा ठीक है यार, ज्ञान ही ले रहा है, चल। पेएबल ऑन डिमांड एंड पेएबल विदाउट डिमांड, चलो। यदि ऐसा प्रॉमिसरी नोट है रे जिसमें लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर वाई a sum of rupees 10,000 3 months from the date of this promissory note। ठीक है, आज डेट क्या है? 8/3/2026। ठीक है सर, 3 महीने बाद क्या डेट होगी? 8
6/2026, यानी कि ऑटोमेटिकली इधर से 3 महीने बाद मैं को बिना मांगे जो प्रोमिसर है उसको मिस्टर वाई को पेमेंट करना होगा। सो दिस टाइप ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल विदाउट डिमांड। डिमांड करने आने की जरूरत नहीं है मिस्टर वाई को, मेरे को खुद को चला के विदाउट डिमांडिंग उनके मेरे को उनको पेमेंट करना है। पेएबल विदाउट डिमांड। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? बोलिए यस और नो। क्या ये बात समझ में आई? पेएबल विदाउट डिमांड, यस सर। कुछ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं विच आर पेएबल ऑन डिमांड। जैसे कि इसमें लिख दिया था ना, जो लास्ट एग्जाम्पल अभी अपन ने मॉड्यूल से पढ़ा था, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर वाई अ सम ऑफ ₹10,000 वेन एवर ही डिमांड्स। जब भी वो डिमांड करेगा तब पे करूंगा। तो क्या ये डिमांड करने से कंडीशनल हो जाता है? नहीं सर, अपन ने पढ़ा है निगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए। अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, बोला था या नहीं बोला था? यस सर। तो इस पेएबल ऑन डिमांड की जब वो मांगेगा तब दूंगा को कंडीशन मत मान लेना। जब भी वो मांगेगा 100% मैं दूंगा ही दूंगा। ठीक है, ये वैसा ही है कि सर एक एक्सेप्शनल अपन ने डेथ पे पढ़ा था ना, कि एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया कि तेरे फादर की डेथ पे मैं जब जिस भी दिन होगी उस दिन तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। तो क्या ये कंडीशनल प्रॉमिसरी नोट है? नहीं सर, क्योंकि डेथ को होना ही होना है, डेथ होनी है। यदि मैं दूसरी कंडीशनल बनाता हूं कि मैं प्रिया मिस को पेमेंट तब करूंगा यदि मैं फाउंडेशन में पास हो जाऊंगा, तो फिर वो कंडीशनल है, वो कोई वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है। यदि आप डॉक्टर को ऐसा प्रॉमिसरी नोट देते हो कि मैं आपने यदि मेरा साइनस क्योर कर दिया तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, ये कंडीशनल प्रॉमिसरी नोट है, इसलिए प्रॉमिसरी नोट सही नहीं है, ये प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है। यदि डेथ वाला है तो वो वैलिड प्रॉमिसरी नोट है, क्योंकि डेथ तो होनी ही होनी है। इसी तरीके से डेथ जैसा ही डी फॉर डेथ, डी फॉर डिमांड वाला एक ध्यान रखना कि जब भी वो मुझसे डिमांड करेगा मैं दूंगा। इसको आप अनकंडीशनल के तौर पे गलत मत ठहरा देना कि ये तो कंडीशन डाल दी कि तू डिमांड करेगा तो ही दूंगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या ये समझ में आया? आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी इन 1,000 टू बी पेड ऑन डिमांड। इस डिमांड को कंडीशन मत मान लेना, वो जिस भी दिन डिमांड करेगा मैं दे दूंगा। बोलो रे, ये डिमांड और नॉन डिमांड वाला, पेबल ऑन डिमांड एंड पेबल विदाउट डिमांड वाला फॉर्मूला समझ में आया? यस और नो? आई वांट यस और नो फ्रॉम एवरीवन। यस सर। ठीक है, यस सर। अब यस सर। प्रॉमिसरी नोट में तो तुमने अपन ने पढ़ा प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ठीक है सर, प्रॉमिसरी नोट में तो इट कैन बी पेएबल ऑन डिमांड, इट कैन बी पेएबल विदाउट डिमांड। यस सर, ओके। बिल ऑफ एक्सचेंज में भी तो ऐसा हो सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? पार्टी नंबर 1 ऑर्डर करती है पार्टी नंबर 2 को कि तुम्हें पार्टी नंबर 3 को 10,000 रुपए देने हैं। ठीक है, 2 महीने, इस 2 महीने बाद। ठीक है, फिर पार्टी नंबर 2, तो मैं तेरे को ऑर्डर कर रहा हूं, उस ऑर्डर का तब तक मतलब नहीं होता है जब तक तू उस ऑर्डर को माने नहीं। तो पार्टी नंबर 2 ने उसे एक्सेप्ट भी किया और नीचे साइन किया। ठीक है, तब जाके वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा, बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेएबल। ठीक है सर, ठीक है। तो केवल ऑर्डर, मैं तो कल को कनव को उठ के बोल दूंगा, कनव आई ऑर्डर यू टू पे एंसल अ सम ऑफ ₹10 लाख। तो मेरा ऐसे लिख देने से तो वो कोई ऑर्डर थोड़ी हो जाएगा, जब तक एंसल उसको एक्सेप्ट, मतलब जब तक कनव उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता। मोदी सर ने कनव को ऑर्डर दिया तेरे को एंसल को 10 लाख रुपए देने, तो जब तक कनव उसे एक्सेप्ट लिख के साइन नहीं कर देता तब तक वो क्या वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा क्या? नहीं सर। प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या फर्क होता है? प्रॉमिसरी नोट तो एक प्रॉमिस है पे करने का, और बिल ऑफ एक्सचेंज है एक ऑर्डर दे रहे हो आप किसी को कि तेरे को पे करना है। तो यहां तो आई प्रॉमिस टू पे यू 10 लाख हो जाता है, यहां पर आई ऑर्डर, मिस्टर 1 इज ऑर्डरिंग मिस्टर 2 टू पे ₹10 लाख टू मिस्टर 3। क्या ये बात समझ में आई? एक प्रॉमिस है, एक ऑर्डर है। ठीक है, चलिए। तो इसमें 2 पार्टीज होती हैं, इसमें 3 पार्टीज होती हैं, ये भी साथ में क्लियर हो गया? यस सर। 3 पार्टीज इधर, दो भी हो सकती हैं। यदि मैंने कनव को बोला, मोदी सर ने कनव को बोला, कनव आई एम ऑर्डरिंग यू
टू पे मी ₹10 लाख आफ्टर 2 months, और इसने उस पे एक्सेप्टेड लिख के साइन कर दिया, तो सर बनाने वाला पार्टी नंबर 1 भी मैं ही हो गया, ठीक है। जिसको ऑर्डर किया वो पार्टी नंबर 2, और जिसको पेमेंट किया जाना था वो मैं खुद ही हो गया। ऐसा भी सही है, ठीक है। तो सर वैसे कहा जाता है प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज, लेकिन यहां पर स्टेटस क्या है सर, 3 पार्टीज में से 2 रोल एक ही पार्टी निभा सकता है, ठीक है। जिसने ऑर्डर किया और जो पे हुआ कि आई एम ऑर्डरिंग यू टू पे मी 2 लाख रुपीज आफ्टर 3 months। तो हो सकता है ड्रॉर और पेई सेम आदमी हो जाए इन बिल ऑफ एक्सचेंज। ये भी आगे पढ़ेंगे जब टॉपिक आएगा तब। दर्शित बोलो। दर्शित बोल बेटा। हाँ सर, मेरा डाउट ये था कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करता है तो हाँ, वो मतलब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट होने के बाद बनता है कि इशू होते ही बन जाता है? जब तक एक्सेप्ट नहीं होएगा तब तक, मैं तेरे को कोई ऑर्डर दे रहा हूं, तू कहता है मैं तो मानू ही नहीं, तो फिर वो मैं मानू ही नहीं, तो फिर वो बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे बनेगा, ठीक है। चेक के केस में डिफरेंट मैटर है, मैं अभी चेक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। बात सर समझा? एक और क्वेश्चन, हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज पे प्रॉमिसरी नोट नहीं हो सकता ना? प्रॉमिसरी नोट तो प्रॉमिस होता है बेटा, और बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो ऑर्डर होता है, समझा? जी, मैं थोड़ा रिफ्रेम करके आपसे बाद में पूछूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए। अच्छा, मैं ऑन डिमांड और पेएबल ऑन डिमांड एंड पेएबल विदाउट डिमांड में तुमको समझा रहा था यार। ये है ना, एग्जाम में दांसू इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए अपने आंख नाक कान खुले रख के समझना, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, डिमांड का कोई कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पर, एक तरीके से देखा जाए मतलब। वैसे नॉर्मल लैंग्वेज लिख दूं मैं कि आई प्रॉमिस टू पे यू, ओके। ऐसा भी हो सकता है आई प्रॉमिस टू पे यू वेन एवर यू डिमांड, ठीक है। तो सर प्रॉमिसरी नोट कैन बी पेबल ऑन डिमांड, कैन बी पेबल विदाउट डिमांड, ओके सर। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है कैन बी पेबल ऑन डिमांड। अभी इसमें आप फिर आरबीआई एक्ट के घोचे देखोगे आप, जब मैं बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाऊंगा ना आपको तब समझ में आएगा। कैन बी पेबल इवन विदाउट डिमांड, ठीक है सर, ऐसे भी हो सकते हैं, ओके। कैसे हो सकते हैं? जैसे कनव, मैंने, मोदी सर ने कनव को ऑर्डर किया, आई ऑर्डर यू टू पे ₹10 lakhs टू दर्शित अग्रवाल 2 months आफ्टर डेट, ओके सर। तो ये कैसा हो गया सर? दिस इज पेएबल विदाउट डिमांड। इसने एक्सेप्ट कर लिया ना यदि और साइन कर दिया तो विदाउट डिमांड। या मैंने ऐसा लिखा कि आई ऑर्डर यू टू पे ₹10 lakhs टू दर्शित वेन एवर ही डिमांड्स इट फ्रॉम यू, तो पेएबल विदाउट डिमांड, पेएबल विद डिमांड, यस सर। तो बिल्स रिसीवेबल, इसके लिए तो ये बिल्स रिसीवेबल हो गए, इसके लिए ये बिल्स पेएबल हो गए। ये भी तो अपन ने बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल कॉमर्स में पढ़ा हुआ है ना। तो इसको पे करना है तो बिल्स पेएबल हो गए, इसके लिए रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल हो गए, यस सर, ठीक है सर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में पेबल ऑन डिमांड विदाउट डिमांड। चेक के संदर्भ में सुनो, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। चेक कैसे कटता है? कनव ने, सॉरी मैंने, मोदी सर ने एक चेक दिया, किसको? कनव को, 10 लाख रुपए का। और मेरा खाता किस में था? मान लो आईसीआईसीआई बैंक में था, सर। तो आई एम ऑर्डरिंग आईसीआईसीआई बैंक टू पे कनव अ सम ऑफ ₹10 lakhs, ठीक है। यहां पर चेक के केस में बेटा एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस कोई अलग से नहीं होती है। यदि वो बैंक पूरी प्रोसेस में मेरे लगाए हुए चेक को ऑनर कर देता है तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस ही माना जाएगा। इसलिए चेक में, चेक इज अ सॉर्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, ये बात दिमाग में घुसा लेना। इसमें भी 3 पार्टीज होती हैं, इसमें भी 3 पार्टीज होती हैं, लेकिन चेक एक तरीके में थोड़ा सा अलग है।
कि यहाँ पर वो एक्सेप्टेंस की सामने दिखती हुई कोई वो नहीं है, प्रोसेस नहीं है, वो बैकड्रॉप में हो जाती है। ओके सर। तो सर पर्सन नंबर 1 मैं हो गया, आई एम द ड्रॉअर और मेकर ऑफ दिस बिल ऑफ एक्सचेंज। यस सर। जिसको मैंने ऑर्डर किया वो हो गया आईसीआईसीआई बैंक कि तेरे को कनव को 3 लाख रुपए देने हैं। तो ठीक है सर, ये एक्चुअल में प्रोसेस क्या होती है अब समझो, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। मोदी सर ने ये 10 लाख रुपए का चेक काट के किसको दिया था? ये 10 लाख रुपए का चेक काट के कनव को दिया था। यहाँ पर डेट डाल दी कि इस डेट को जाके आप बैंक में प्रस्तुत कर सकते हो, इस डेट को, तो आपको वो 10 लाख रुपए दे देगा। ठीक है सर। तो अब चेक कनव की जेब में पड़ा हुआ है, 10 दिन बाद की डेट थी 10। तो जब तक कनव जाके उसको बैंक में लगाएगा नहीं, डिमांड नहीं करेगा, तब तलक बैंक उसका पेमेंट करेगा क्या? बैंक खुद आके बोलेगा क्या, कनव जी हमने सुना है मोदी सर ने आपको एक चेक दिया 10 लाख रुपए का, लाओ दे दूं तो मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ? बैंक ऐसा आपके घर आके बोलेगा क्या? नहीं सर। आपको खुद को जाकर डिमांड करना पड़ेगा, बैंक के पास में जाकर डिमांड करना पड़ेगा। तो चेक के केस में तो विद डिमांड और विदाउट डिमांड का खेल ही नहीं है। चेक को तो ये ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है विच इज पेएबल ओनली ऑन डिमांड। जब तक आप जाके बैंक में डिमांड नहीं करोगे मेरे को मेरा 10 लाख रुपए दो, तब तक वो देगा क्या? नहीं देगा। समझ में आया? मोटा मोटा मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी पेएबल ऑन डिमांड एंड विदाउट डिमांड। बोलो जी, समझ आ गया बच्चे सबको? बोलो रे, समझ आया? सर। यस। यस सर। प्रीशा समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, तो अपन कर रहे थे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट कि सर राइटिंग में होना चाहिए, एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, डेथ पे पेएबल कंडीशनल नहीं होता है, डिमांड करेगा तब पे करूंगा ये कंडीशनल होता है। तीसरा पढ़ भाई देवांश। The promise to pay should be definite and not unconditional. Therefore, instruments payable on performance or non-performance of a particular act or on the happening of or non-happening of an event are not promissory notes. However, the promise to pay may be subject to a condition which, according to the ordinary experience of mankind, is bound to happen. ये लास्ट लाइन किसकी बात करी? पहली लाइन तो बोल दी कि प्रॉमिस जो है वो डेफिनेट होना चाहिए, 10,000 या 12,000 दे दूंगा, ऐसा नहीं, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, आई प्रॉमिस टू पे यू। ठीक है, 10,000। ओके। अनकंडीशनल होना चाहिए, ये अपन पढ़ चुके हैं कि है ना, कंडीशन डाल दी तो फिर वो कोई प्रॉमिसरी नोट नहीं है। ठीक है, तो फिर कोई हैपनिंग, कोई चीज हो जाएगी तो पे करूंगा, तुम मेरा साइनस ट्रीट कर दोगे तो करूंगा, या तुम ऐसा नहीं हुआ तो पे करूंगा, नहीं नहीं, ये सब कंडीशंस नहीं चलेंगी। ठीक है, ये प्रॉमिसरी नोट्स नहीं होते हैं। लेकिन however the promise to pay may be subject to condition which according to ordinary experience of mankind is bound to happen। जो एक नॉर्मल एक्सपीरियंस में मैनकाइंड के जो होती है वैसी कोई चीज लिख दी है तो फिर वो प्रॉमिसरी नोट होगी। फिर हम उधर अनकंडीशनल अनकंडीशनल का दिमाग लगाएंगे। ये लास्ट लाइन किसकी बात कर रही है? डेथ की बात कर रही है कि सर आई प्रॉमिस टू पे यू ₹10 लाख ऑन डेथ ऑफ योर फादर। ठीक है, आप कहोगे ये तो कंडीशनल हो गई, नहीं, ये अपन पढ़ चुके हैं, ये होना है, जो भी जन्मा है उसकी डेथ होनी है, तो विच इज बाउंड टू हैपन। ठीक है, बात समझ गए? लास्ट लाइन डेथ वाले एस्पेक्ट की बात कर रही है, तो उस वजह से उसको कंडीशनल मत मान लेना। अब सडनली हमारी श्रेया बियानी कहाँ चली गई? श्रेया बियानी नहीं, जशा है। जशा वीडियो ऑन कर यार, मुंह ही नहीं दिख रहा है किसी का आज तो मेरे को। क्या सब संडे मूड में हो, बिना नहाए धोए बैठ गए हो क्या? सर हम्म। सर अब लास्ट के 2 मिनट वापस बोल सकते हो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे ये जो मैं बस इतना बोल रहा हूँ, प्रॉमिसरी नोट अनकंडीशनल होना चाहिए। ये जो लास्ट लाइन है दैट इज टॉकिंग अबाउट डेथ वाला केस। यदि कोई चीज ह्यूमन काइंड में, मैनकाइंड के ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस में
होनी लिखी ही है कि होगी ही होगी, तो फिर वो कंडीशनल नहीं है, वो बाउंड टू हैपन है। जैसे कि डेथ की अपन बात कर रहे हैं ना, जो जन्मा है वो मरेगा ही, तो फिर वो अनकंडीशनल है। मतलब कंडीशनल नहीं है कि डेथ पे दूंगा, इसको कंडीशन मत मान ले। बस इतना ही बोल रहा हूँ। ओके सर। ठीक है। जश शाह कहाँ चला गया? यहाँ पे ही हूँ सर। यहाँ पर ही है। ठीक है, पीछे कोई लोग बैठे हैं तेरे। तो जश शाह बोलता है नहीं तो सर, मैं, हॉल में। जश शाह बोलता है मैंने तो सुना है सर कोई लोग अमर भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हनुमान जी हो गए, या वो 7 चिरंजीवी होते हैं वो हो गए, तो सर उनका क्या? प्लीज ऐसे एब्सर्ड क्वेश्चन मत लाना, हाँ। क्योंकि वो इन द नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनकाइंड बोला जा रहा है यहाँ पर, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस ऑफ मैनकाइंड। ये नॉन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है। भगवान से मुलाकात हो जाए तो वो ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, समझाने के लिए ऐसे, इसलिए ऐसे एब्सर्ड वाले क्वेश्चंस मत लाना कि सर अमर लोग भी तो होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। फटाफट पढ़ देवांश, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने आपको कल की क्लास में। एग्जाम्पल 3, 4, 5 पढ़ ले। Example 3, I promise to pay B rupees 500 7 days after my marriage with C. The promissory note is invalid as marriage with C may or may not happen. ठीक है, अनकंडीशनल हो गया, इसलिए कोई वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है। एग्जाम्पल 4, I promise to pay B rupees 500 on D's death as the death of D is certain. Promise is unconditional. Thus the promissory note is valid. ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, I promise to pay B rupees 500 on D's death, provided D leaves me enough to pay that sum. Invalid promissory note as promise is dependent on D's leaving behind money, which is not certain. डी की डेथ पे मैं तेरे को 500 रुपए दूंगा, यदि वो मेरे लिए पूरा अमाउंट, अच्छा अमाउंट 500 रुपए देने लायक छोड़ के जाता है तो। तब डेथ के साथ में एक कंडीशन और डाल दी ना, कि यदि वो मेरे लिए पैसे छोड़ के जाता है तो मैं तेरे को 500 रुपए देने का वादा कर। भैया ये कंडीशनल हो गया, ये कोई वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है। बात समझ गए? ठीक है, ये एक नई वेराइटी आई है, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर डी पढ़ भाई। A promissory note must be signed by the maker, otherwise it is incomplete and ineffective. चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे चेक हो, चाहे प्रॉमिसरी नोट हो, जब तक वो साइन नहीं होते हैं तब तक उनका कोई मतलब होता है क्या? नहीं सर, तब तक वो इनइफेक्टिव है। बिना साइन का चेक मैं किसी बैंक में ले जाके दूंगा, वो चेक बाउंस कर देंगे, डिसऑनर कर देंगे। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस टू पे मनी ओनली होना चाहिए। 500 रुपए देने का वादा किया तो प्रॉमिसरी नोट के हिसाब से सही है। काला घोड़ा देने का वादा किया तो वो प्रॉमिसरी नोट के हिसाब से गलत है। 500 रुपए और काला घोड़ा देने का वादा किया तो भी गलत है, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट हमेशा पैसे देने की ही बात करेगा, इसके अलावा कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ना भाई। I promise to pay B rupees 500 and all other sums which shall be due to him. अरे सॉरी, एक Promissory note. सॉरी सॉरी, एग्जाम्पल 6 पढ़ यार, मैं एक पॉइंट आगे आ गया। I promise to pay B rupees 500 and to deliver to him my black horse on 1st January next. It is not a valid promissory note as the promisor needs to deliver its black horse, which is not money. ठीक है, दोनों की भी बात, आप ये मत कहना कि सिर्फ पैसे देने की भी तो बात करें, ना ना ना, ओनली पैसे देने की बात हो, पे मनी ओनली। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम, कि सर सर्टेन सम ऑफ मनी की 500 रुपए, 10,000 रुपए से 12,000 रुपए के बीच में कर दूंगा ना, ऐसा नहीं चलेगा। 10,000 रुपए फिक्स। हाँ, लैंग्वेज ऐसी है कि आपको एक अमाउंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप उस अमाउंट पे सर्टेनिटी से पहुंच सकते हैं, तो फिर आप उस अमाउंट पे सर्टेनिटी से पहुंच सकते हैं, तो फिर वो वैलिड प्रॉमिसरी नोट होगा। जैसे मैंने आपको बोला ना, आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 500 अलॉन्ग विथ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, तो सर हाँ, 500 रुपए आज से 3 महीने बाद अलॉन्ग विथ सिंपल इंटरेस्ट में पे कर दूंगा। यहाँ पर केवल इंटरेस्ट लिखा हुआ होता तो बताओ फिर ये एम्बिग्यूटी हो जाती या नहीं हो जाती? क्यों, कई कई जने बोलते सिंपल इंटरेस्ट, कई जने बोलते कंपाउंड इंटरेस्ट, बोलते या नहीं बोलते? गड़बड़ हो जाती या नहीं हो जाती? यस सर। तो सर एम्बिग्यूटी नहीं, सर्टेन सम, फिर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ जाता तो फिर वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं होता। ठीक है, तो इतनी क्लैरिटी दे दी जिससे हम कैलकुलेशन करके पहुंच सकते हैं, भले अमाउंट नहीं बताओ तो भी वो फिक्स है। आई प्रॉमिस टू पे बी रुपीज 500
along with simple interest at the rate of 12% per annum. ठीक है. Sometimes language of promissory note is such that amount payable can be easily ascertained. बहुत आसानी से हम उसका यही नीचे वाला एग्जांपल. तो ऐसे promissory notes valid होते हैं. ऐसे वैलिड नहीं होते हैं आई प्रॉमिस टू पे 500 एंड ऑल अदर सम्स व्हिच शैल बी ड्यू टू हिम. इसके अलावा और भी जो होंगे मैं पे कर दूंगा. नहीं, ये एम्बिगुअस है, सर्टेनिटी नहीं आ रही है यहाँ पर. ठीक है. पॉइंट नंबर, हाँ दर्शित बोलो क्या हुआ. I promise to pay B 500 along with the simple interest at the rate persistent in the market at that time. नहीं, तो ambiguity एम्बिगुअस है वो. ठीक है. चलिए सेम लिंक पे वापस रिजॉइन कीजिए.